शव शव युनतिंग की कही हुई बातों को सुनकर काफ़ी सैड बैठी थी कि वहाँ असिस्टेंट आकर कहता है कि युनतिंग बाहर से तो खड़ूस है पर दिल का उतना ही अच्छा है। वो उसे सैलरी एडवांस में देते हुए कहता है कि तुम जानती हो ना कि वो पेशेंट है, तो प्लीज उसे माफ कर देना। पैसों को देखकर शव शव का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। वो कहती है कि बस एक वीक की ही बात है ना, मैं उसे झेल लूंगी। तभी ही वहाँ पर युनतिंग आकर कहता है कि जरा देखो तो इसे, पैसे मिलने के बाद इसका एटीट्यूड एकदम से बदल गया, पैसों की लालची कहीं की। शव शव उसे कहती है कि मुझे पैसा पसंद है तो इससे तुम्हें क्या। वो असिस्टेंट से कहती है कि मैं अपने पैसों को पिगी बैंक में डालने चाह रही हूँ। वो चाहते चाहते युनतिंग को धक्का देकर जाती है। ये देखकर तो भाई युनतिंग गुस्सा होने लगता है। वो उस पर चिल्लाने वाला था पर असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि शांत रहो, अगर तुम्हें मेरे बगैर अच्छे से रहना है तो तुम्हें शव शव के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। युनतिंग कहता है कि इसके साथ रहने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊँ। ये सुनकर शव शव सोचती है कि युनतिंग तो सच में खुद को मारना चाहता है। अगर अभी मैं यहाँ से गई और सीक्रेटली उसने अपने साथ ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो। वो इतना सोचकर इन लोगों के पास आती है। युनतिंग सोचता है कि एक बार असिस्टेंट को जाने दो, फिर तुम्हारी खैर नहीं। अगले सीन में असिस्टेंट वहाँ से जा चुका था। ये दोनों समंदर किनारे घूमने के लिए आए थे। शव शव उसे कहती है कि क्या तुम समंदर में कूदकर अपने आप को मारने वाले हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि यहाँ पर हवा काफ़ी तेज चल रही है तो कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए, तो मैं तुम्हें अंदर लेकर जाती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो। शव शव जैसे ही व्हील चेयर को मूव करने के लिए चाहती है तो वो रेत में अटक गई थी एंड उसको निकालने के चक्कर में युनतिंग नीचे गिर जाता है। वो काफी गुस्से से कहता है कि पागल लड़की, तुम्हारी वजह से मुझे सच में लगने लगा है कि मैं समंदर में कूदकर खुद को मार दूं। अगले सीन में वो उसे माफी मांग रही थी तो वो कहता है कि तुम मेरे आसपास भटकना बंद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शव शव कहती है कि ये सब कुछ प्यार की वजह से हो रहा है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो सोचता है कि प्यार क्या होता है, इसे पता भी है क्या। वो उसे पूछता है कि तो तुम मुझसे प्यार करती हो क्या, इसीलिए तुम मेरी केयर कर रही हो। शव शव उसे कहती है कि हाँ, जो इंसान किसी से प्यार करता है वो उसकी केयर करता है। ऊपर से तुम्हारे पैरों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है तो मुझे तो तुम्हारी केयर करनी ही थी। एंड दूसरा रीज़न, तुम्हारी केयर करने के बदले में असिस्टेंट मुझे पैसे दे रहा है। ये सुनकर युनतिंग को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से निकलो। शव शव कहती है कि नहीं जाऊंगी, अगर मेरे जाने के बाद तुमने अपने साथ ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो। युनतिंग शव शव से इरिटेट होकर सो जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हाउ युनतिंग को मार रहा था। हाउ उससे कहता है कि तुम बस एक नौकरानी के बेटे हो, फिर भी तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना था, तुम मर क्यों नहीं चाहते। वो उसके पैरों पर मारता है एंड कहता है कि तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए था। वो उस पर थूक कर चला जाता है। बस इसी दिन से युनतिंग ने ठान लिया था कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा। फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। प्रेजेंट में युनतिंग असिस्टेंट को कह रहा था कि तुम अपनी माँ के साथ यहाँ पर आ जाओ, मेडिकल का जितना भी खर्चा होगा वो मेरी कंपनी उठा लेगी। असिस्टेंट कहता है कि तुम इतने अच्छे कब से बन गए, लगता है कि शव शव के साथ रहने का ये असर है, अब तुम सच में एक इंसान की तरह बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या पहले मैं कोई जानवर था। असिस्टेंट कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। युनतिंग सोचता है कि उस पागल को परेशान करने में मुझे काफी मजा आता है, उसके साथ रहता हूँ तो मैं कभी बोर फील नहीं करता। फिर वो कॉल को कट कर देता है। तभी ही वहाँ पर शव शव आकर कहती है कि मुझे यहाँ पर सफाई करनी है तो तुम नीचे चले जाओ। वो कहता है कि ये मेरा घर है तो तुम मुझे ऑर्डर मत दो कि मुझे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम यहीं पर ही बैठो, मैं यहाँ पर बाद में सफाई कर दूंगी। वो जा रही थी तो युनतिंग उसे रोक कर कहता है कि तुम मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाकर दो, मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। तो वो कहती है कि असिस्टेंट ने तो मुझे बस तुम्हारी केयर करने को बोला था, आइसक्रीम की बात तो नहीं हुई थी। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर नहीं आना चाहती, तो ये बात मैं असिस्टेंट को बता देता हूँ, फिर वो तुम्हारा बोनस काट लेगा। शव शव कहती है कि ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आई। युनतिंग सोचता है कि
कि पागल कहीं की, मेरा फेवरेट आइसक्रीम इस पूरे रिसोर्ट में कहीं भी नहीं मिलता। आज इसे पता लग ही जाएगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। यहाँ शव 30 किलोमीटर दूर जाकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आ रही थी और इस चक्कर में उसे सुबह से रात हो जाती है। जब वो आइसक्रीम लेकर वापस आती है तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आती रात में घुसने की, कि तभी ही वो उसकी चोट को देख लेता है। शव उसे कहती है कि ये रही तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, ये पिघल गई है, पर यकीन मानो मैंने इसे नहीं खाया है। वो उसे कहता है कि तुम 30 किलोमीटर दूर चल कर गई बस ये आइसक्रीम खरीदने के लिए। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने ये कहा था अगर मैं आइसक्रीम नहीं लाती तो तुम असिस्टेंट को बता देते। ये सुनकर युनतिंग उसे हक कर लेता है एंड सोचता है कि आज से पहले मेरी इतनी परवाह किसी ने भी नहीं की। अगले सीन में वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाते हुए उसे डांट रहा था कि कोई अगर तुमसे कुछ भी कहेगा तो क्या तुम उसे मान लोगी? तुम बस एक पार्ट टाइमर हो, तुम्हें अपने मालिक के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शव उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम नहीं लाती तो तुम तो मेरे पैसे काट लेते, फिर मैं अपना खुद का घर कैसे खरीद पाती। युनतिंग कहता है कि अगर तुम्हें घर खरीदना है तो वो मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। शव को छींक आती है तो वो कहता है कि तुम्हें तो कोल्ड हो गया है, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाकर लाया। शव कहती है कि ये कितना अजीब है, पहले तुम मेरे साथ काफ़ी कोल्ड बिहेव करते थे पर तुम अचानक से ही अच्छे बन गए। अब तुम मेरे लिए घर खरीदना चाहते हो एंड जिंजर टी भी बनाना चाहते हो, ऐसा क्यों? तो युनतिंग सोचता है कि हाँ, इसने तो ठीक कहा, मैं इसकी परवाह क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो इसे परेशान करना है। वो उसे ऑर्डर देता है कि जाओ मेरे लिए जिंजर टी बनाकर लाओ। उस रात युनतिंग को ठीक से नींद ही नहीं आती। वो उठकर कहता है कि युनतिंग तुम उस पागल को पसंद नहीं कर सकते। फिर वो एक बुक को हाथ में लेकर कहता है कि इस बुक के अंदर मेरे सारे सवालों के जवाब है। पहला क्वेश्चन वो करता है कि हाल ही में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बुक में जवाब लिखा आता है कि टेरिफाइंग, यानी कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। वो दूसरा क्वेश्चन करता है कि क्या मैं शव को पसंद करता हूँ, तो जवाब में आता है कि नहीं, तुम उससे प्यार करते हो। वो तीसरा क्वेश्चन करता है कि क्या मैं उस शव को काम से निकाल दूं, तो जवाब आता है कि क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। युनतिंग ऐसा जवाब सुनकर कहता है कि ये बुक तो बेकार है। वो शव को कॉल करता है पर जब वो रिप्लाई नहीं करती तो वो उसके कमरे में उसे देखने के लिए जाता है। शव अपने सपने में वही वाला किसिंग सीन याद कर रही थी जो कि शुरुआत में इन दोनों के बीच में हुआ था। युनतिंग थोड़ी देर शव को इस तरह से सोते हुए देखता है एंड फिर बाद में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शव उसके लिए बॉइल्ड एग लेकर आती है तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि मुझे फ्राइड एग खाना है, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। शव कहती है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है इसीलिए मुझे मैसेज नहीं मिला, अगर तुम्हें और कोई मुझसे काम हो तो तुम बस मुझे चलाकर बता देना। युनतिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं है, क्या तुम्हें असिस्टेंट ने एडवांस सैलरी नहीं दी थी? इस पर शव उसे कहती है कि वो सारे पैसे तो मैंने अपनी को-वर्कर को दे दिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बीमार था। युनतिंग उसे कहता है कि क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? तो वो उसे दूर जाकर कहती है कि देखो, तुम मुझे पागल और बेवकूफ़ कहना बंद करो, मेरी को-वर्कर का बॉयफ्रेंड बीमार था तो क्या अब मैं उसकी मदद भी ना करूं? ये सुनकर युनतिंग कुछ भी नहीं बोल पाता। वो उसे पैसे सेंड करके कहता है कि अब इसे तुम वेस्ट मत कर देना। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में छोटी सी बहस हो जाती है। लास्ट में युनतिंग उसे कहता है कि तुम ना अब से मुझसे दूर रहना। अगले सीन में युनतिंग को बीच पर घूमने के लिए जाना था तो शव उसे दूर से ही उसकी व्हीलचेयर को हटाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या मैं कोई वायरस हूँ? शव कहती है कि आज सुबह ही तो तुमने कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, क्या तुम भूल गए? तो वो कहता है कि ऐसी बातें तो तुम्हें बड़ी याद रहती है, ऐसा करो कि तुम यहीं पर ही रुको, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। शव उसे वापस से व्हीलचेयर पर बिठाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके पैरों को टच करती है जो कि काफ़ी ठंडे थे
तो वो उसे वहीं पर ही मसाज देने लगती है। युनतिंग को शाओ शाओ का ये जेस्चर काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। अगले सीन में वो दोनों किसी अलग जगह पर होते हैं। शाओ शाओ उसे कहती है कि यह जगह सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो युनतिंग को एक जगह दिखाते हुए कहती है कि मैं वहाँ पर खुद का एक घर बनाऊंगी एंड वहाँ पर बहुत सारी बिल्लियों के साथ रहूंगी। तो युनतिंग कहता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तुम्हें एक नया घर खरीद कर दूंगा। शाओ शाओ कहती है कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं घर गली की बिल्लियों के लिए बनाना चाहती हूँ ताकि उनको रहने के लिए एक शेल्टर मिल जाए। वो कहता है कि लगता है कि बिल्लियाँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो कहती है कि हाँ, अगर तुम भी आना चाहते हो तो तुम भी मेरे घर में आ सकते हो। ये सुनकर वो सोचता है कि क्या मैं और शाओ शाओ एक ही घर में रहेंगे। दूसरी तरफ मैनेजर को वर्कर को डांट रहा था। वो कहता है कि युनतिंग ने तुम्हें फायर करने को कहा, पर थोड़ी ही देर में उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें अपनी जॉब से हाथ गंवाना हो तो तुम शाओ शाओ को बुली मत करना। शाओ शाओ अनाथ है, बचपन से ही उसने काफी बदतर जिंदगी को जिया है, तो अब कोई उसकी केयर कर रहा है तो तुम उसे जेलस होना बंद करो। मैनेजर उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है, पर कोवर्कर अभी भी नहीं सुधरती। वो कहती है कि शाओ शाओ, तुम्हारी इन सारी हरकतों के बारे में मैं तुम्हारी मेंटर जाओ को बता दूंगी। दूसरी तरफ हाओ असिस्टेंट से मिलता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी साइड हो जाओ तो मैं तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो असिस्टेंट इसके लिए मना करता है। हाउ उससे पूछता है कि क्या युनतिंग को कुछ हो गया है, पर असिस्टेंट उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ शाओ शाओ के साथ रहने के बाद युनतिंग की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगी थी। वो चल तो नहीं सकता पर अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। शाओ शाओ को उसकी मेंटोर साफ का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर तुम्हारा ओनर तुम्हें परेशान करता हो तो तुम मुझे कहो, मैं तुम्हारी जॉब वहाँ से क्विट करवा दूंगी। पर शाओ शाओ उससे कहती है कि मेरा ओनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे यहाँ पर काम करने में भी मज़ा आता है। जाओ से कहती है कि फिर भी अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कहना, या फिर तुम लानफेंग को भी बता सकती हो। वो कहती है कि लानफेंग मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने कहा कि वो जल्दी ही दोबारा मुझसे मिलने के लिए आएगा। लानफेंग का नाम सुनकर युनतिंग उसके क्लोज होकर उसकी बातें सुनने लगता है। शाओ शाओ जब उसे इस तरह से करते देखती है तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो उसे पूछता है कि उस लानफेंग में ऐसा भी क्या है कि तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो। तो शाओ शाओ कहती है कि लानफेंग अच्छा लड़का है, उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और खास बात कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर युनतिंग जेलस होकर उसे पूछता है कि मैं हैंडसम हूँ या फिर वो लानफेंग। तो वो उसे चिढ़ाकर चली जाती है एंड जवाब नहीं देती। लिनशी हाउ के पास गई थी। हाउ उसकी कंपनी को खरीदना चाहता था, पर लिनशी उसे कहती है कि इस दूसरे वाले प्रोजेक्ट में तो रकम काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं इतनी कम अमाउंट में अपने लिन ग्रुप को नहीं बेचने वाली। तो हाउ उससे कहता है कि युनतिंग तो तुम्हारी मदद करने से रहा। पहले मैंने तुम्हें काफ़ी मोटी रकम सजेस्ट की थी पर तब तुम नहीं मानी, अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। युनतिंग तो तुमसे शादी नहीं करने वाला, तो इससे अच्छा कि तुम मुझसे ही शादी कर लो। तुम्हारे लिन ग्रुप का पहले ही दिवालिया निकल गया है, तो मुझसे शादी करने के बाद तुम इसे बचा तो सकती हो। पर लिनशी उसके मुंह पर ही उसे मना कर देती है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ शाओ शाओ युनतिंग से कहती है कि तुम इतने बीमार हो तो तुम दवाई भी नहीं ले रहे एंड डॉक्टर को भी नहीं दिखाने चाहते, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो युनतिंग उसे कहता है कि कुछ बुरे लोगों ने मुझे बुली किया था, जिस वजह से मैं बीमार पड़ गया और मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शाओ शाओ उसे कहती है कि तुम्हें किसने बुली किया, अगर वो लोग दोबारा तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। युनतिंग उसे कहता है कि अगर तुम्हारे उस लानफेंग ने मुझे बुली किया तो। वो कहती है कि लानफेंग ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वो कहता है कि फिर भी अगर वो मुझसे लड़ने के लिए आ गया तो तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ जाऊंगी एंड कहूंगी कि तुम दोनों लड़ाई मत करो। शाओ शाओ का ये जवाब सुनकर वो उसके फोरहेड पर उसे किस करता है एंड दूर से ये सारा नज़ारा लिनशी देख लेती है। वो कहती है कि युनतिंग इतना अमीर होकर एक नौकरानी के प्यार में कैसे पड़ सकता है कि वहाँ पर असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि क्या तुम फिर से यंग मास्टर से मिलने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इस बार तुम्हारा काम है। तो असिस्टेंट कहता है कि मेरा प्लान अभी ही टेक ऑफ हुआ है तो मैं थक गया हूँ। लिनशी उसे कहती है कि युनतिंग ना सही पर मैं तुमसे ही शादी कर लूंगी, क्योंकि युनतिंग के मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। असिस्टेंट उसे कहता है कि लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला
और ये सब कुछ यूजलेस है। असिस्टेंट लिंशी को उसके मुंह पर ही रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिंशी उसे गालियाँ दे रही थी कि वहाँ पर लानफेंग आता है। दरअसल में लानफेंग की बॉस लिंशी ही है। लिंशी उसे कहती है कि तुम कॉलेज टॉपर हो, काम करने में भी अच्छे हो, पर तुम डरपोक हो। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। लानफेंग कहता है कि आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, क्या आपने मेरा बैकग्राउंड चेक कराया? तो वो कहती है कि ये अब मैटर नहीं करता, तुम मेरे लिए काम करते हो तो आगे चाहे जो कुछ भी हो जाए पर तुम्हें मेरी ही साइड रहना है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।